देख चुके हैं। मसल्स जो है वो मसल फाइबर्स की बनी होती है। मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, जैसा डायग्राम आपको सामने ही दिख रहा होगा, ये पूरा आपका एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मायोफिब्रिल कहा जाता है। मसल फाइबर के सरफेस पे आपको ये ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। ट्यूब्यूल्स वर्ड जो है बेसिकली ट्यूब से निकला है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और टी ट्यूब्यूल्स है, इसका मतलब क्या है, इनकी शेप जो है वो टी जैसी होगी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे टी बनाते हैं हम, सेम उसी टाइप की शेप यहाँ पे आपको इन ट्यूब्यूल्स की दिखेगी, इसलिए इसको टी ट्यूब्यूल नाम दिया गया है। तो बेसिकली मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर क्या है, आपका मसल का एक माइनर पार्ट या मसल की यूनिट कह सकते हैं हम इसको। जैसे हम सेल को पूरी बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, उसी तरह से मसल की जो एक यूनिट है वो आपकी मसल फाइबर है। फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। और इसके अंदर ये जो ब्लूइश मटेरियल आपको दिख रहा है, ये ब्लूइश मटेरियल आपका सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपको याद हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हमने सेल के अंदर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जो ये ब्लूइश टाइप का मटेरियल आपको दिख रहा है बहुत सारे मायोफिब्रिल्स के बीच में जो है। और ये बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। और ये अपने साथ मायोग्लोबिन कंटेन करके चलता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे मसल्स के अंदर आपका मायोग्लोबिन होता है, जो मसल स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मायोफिब्रिल में कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, ये मायोफिब्रिल का जो इतना पोर्शन है ये सारे अलग अलग मायोफिब्रिल हैं। सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको 4 से 5 मायोफिब्रिल नजर आ रहे हैं। तो एक मायोफिब्रिल पर्टिकुलर जो है अपने आप में कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स को कंटेन करके रखता है। यानी कि अगर हम मायोफिब्रिल को और जूम करके देखें, इस पर्टिकुलर इतने स्ट्रक्चर को जूम करके देखें, तो इसके अंदर आपको फाइबर्स देखने के लिए मिलेंगे। और वो फाइबर्स क्या होंगे, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखने वाले हैं, वो फाइबर्स क्या होंगे आपके इस तरह के होंगे, जिसमें आपके सेक्रोमर, और सेक्रोमर के अंदर जेड लाइंस होंगी। जेड लाइन में थिक और थिन फिलामेंट्स आपके पाए जाते हैं, जो मेन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। लास्ट क्लास में भी किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन से मतलब ये है कि जब आप अपनी मसल्स को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, अपनी तरफ खींचते हो। पुश करते हुए तो आपका जॉइंट काम करेगा, लेकिन पुल करते हुए अगर मसल आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आप उस चीज को पुल नहीं कर पाओगे। पुलिंग फोर्स के लिए यहाँ पे ये जो थिक और थिन फिलामेंट है, इनका एक दूसरे पे स्लाइड होना जरूरी है, जिससे कि ये जो सैक्रोमर है इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी। अगर ये लेंथ थोड़ी छोटी होगी तो आगे वाली जो जेड लाइंस है उनकी लेंथ थोड़ी छोटी होगी। और ये जो पूरी आपकी एक मसल के अंदर एक मायोफिब्रिल है, इस पूरे मायोफिब्रिल के साथ साथ ये पूरा काम सभी मायोफिब्रिल में चल रहा होगा। यानी कि अगर आप इस डायग्राम में इमेजिन करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मायोफिब्रिल आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये पूरी आपकी एक मसल है, इसकी कोई भी शेप हो सकती है, उसको भी हम देखेंगे कितने टाइप की शेप्स मसल्स की होती है। तो जब आप पुल करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से ये मायोफिब्रिल्स के अंदर जो सेक्रोमर है, ये लाइंस आपको दिख रही है ना जो ब्राउन ब्राउन, ये वही है जो अगले वाले स्लाइड में आपने अभी सेक्रोमर नाम से देखी है। ये थोड़ी थोड़ी शॉर्ट हो जाएंगे, हल्का सा ये पीछे शिफ्ट होगा, ऐसे हल्का सा ये पीछे शिफ्ट होगा, पूरा मायोफिब्रिल हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये पूरी मसल क्या होगी, एक्टिवेट होगी, और ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इस पूरी मसल की लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर पाएंगे, खींच पाएंगे या फिर ग्रिप कर पाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले भी हमारे दिमाग से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, एक ऐसा समझ सकते हैं एक सिग्नल भेजा जाता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है, जैसे किसी को कोई मेजर इंजरी हुई है ब्रेन में, उसको बॉडी के फंक्शंस खराब हो गए हैं, उस बंदे के साथ ये चीज हो सकती है कि अगर उसका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ा हुआ है तो उसे महसूस नहीं होगा, लेकिन उसका हाथ जल जाएगा। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, किसी एक पर्सन के साथ अगर किसी एक्स्ट्रा हॉट चीज पे आपका हाथ टच हो जाता है तो आप अचानक से अपना हाथ खुद ही पीछे खींच लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, हाथ अपने आप पीछे आता है। हमें पता क्यों नहीं चलता, बिकॉज हम कॉन्शियसली उस प्रोसेस में एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेंसेशन आएगा किसी एक सेक्रोमर में, वो पूरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और जैसी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही आपका हाथ अपने आप पीछे आ जाएगा। ठीक है। बट अगर ये फंक्शन नहीं हो रहा है या फंक्शन नहीं हो पा रहा है,
इट मीन्स यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ इश्यू है रिलेटेड टू द सिग्नल विच इज कमिंग टू योर मसल्स फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन। उस पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए जो पीछे से सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। सो मायोफिब्रिल बेसिकली क्या है? मायोफिब्रिल जो आपका अभी हमने पीछे देखा एक फाइबर है मसल का, उस एक फाइबर का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मायोफिब्रिल है। मायोफिब्रिल अपने आप में थिक और थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है, और हर एक, चाहे वो थिक फिलामेंट हो चाहे वो थिन फिलामेंट हो, दोनों ही आपके प्रोटीन की स्ट्रैंड्स होती हैं। यानी कि ये जो थिक फिलामेंट है ये भी एक टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होगा, और जो थिन फिलामेंट है ये भी एक टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होगा। अब ये किस तरह से अरेंज होते हैं? जो हमने बात करी है कि प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन किस तरह से अरेंज है इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं। जो आपका थिन फिलामेंट है उसमें ये वाला जो मटेरियल है, जो राउंड शेप आपको नजर आ रहा है, ये राउंड शेप मटेरियल आपका एक्टिन है, ठीक है। और ये ब्लू जो आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रैंड टाइप का है, जिसके चारों तरफ एक्टिन की दो हेलिक्स शेप वाली वायर्स जो हैं राउंड अप हो रखी हैं। जैसे डीएनए हमारा राउंड अप रहता है उसी तरह से एक्टिन की फाइबर, एक्टिन के जो मटेरियल है वो एक फाइबर पे राउंड अप हो रखे हैं, और इसके साथ बीच में आपको ट्रोपोनिन नाम का मटेरियल मिलेगा जो बेसिकली सेंसेस को ग्रैब करता है, ठीक है। तो जो थिन फिलामेंट है वो किस किस से मिलके बना होता है? ट्रोपोनिन और एक्टिन। ये चीज हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और समझने के लिए भी। और थिक फिलामेंट जो आपका बीच में होता है, सेंटर में होता है, ये आपका मिलकर बना होता है मायोसिन से। ये मायोसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिन तीनों ही प्रोटीन के वेरिएशंस हैं। प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर ही तीनों आते हैं, तीनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो बेसिकली प्रोटीन की एक स्ट्रैंड है, प्रोटीन का एक वायर टाइप का है जिससे मिलके थिन फिलामेंट बनाया है, जिसके अंदर आपका एक्टिन और ट्रोपोनिन पाया जाता है। और उसी प्रोटीन की दूसरी कैटेगरी से मिलकर आपका थिक फिलामेंट बना है जो कि मायोसिन है। मायोसिन के पर्टिकुलर हेड्स होते हैं, मायोसिन के ये हेड ट्रैवल करते हैं, ये मायोसिन के ये हेड जो है यही आपका स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से जेड लाइन की लेंथ कम हो पाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो ये थिक फिलामेंट है इसका जो हेड है यही स्लाइड करेगा, और यहीं से आपका जो अटैचमेंट है थिक और थिन फिलामेंट का वो टेम्परेरी रहेगा। बिकॉज कभी ये अटैच होगा, जब रिलैक्स पोजिशन में है तो ये अटैच नहीं भी होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, जिससे कि आपकी मसल की लेंथ छोटी हो जाएगी। और जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस वक्त पे शरीर एनर्जी को यूज करता है। व्हाट डज इट मीन टू से? ये जो एटीपी लिखा हुआ है, ये एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपको ध्यान हो, जो हम सेल पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये चीज देखी थी। माइटोकॉन्ड्रिया जिस एटीपी को जनरेट करेगा वो एटीपी एक सिग्नल लेकर, एसिटाइल कोलाइन नाम का एक केमिकल होता है, उस सिग्नल को लेकर मसल तक पहुंचेगा। मसल तक पहुंचेगा तो मसल के रिसेप्टर्स उसको ग्रैब करेंगे, उस सिग्नल को डिकोड करेंगे, और एटीपी का यूज करते हुए, कौन सा एटीपी? जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया है, उस एटीपी को यूज करते हुए जो मायोसिन के हेड हैं ये ट्रांसफर होंगे पीछे की तरफ, और ये जो आपकी मसल की लेंथ है ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। व्हाट डज इट मीन टू से? पूरा मसल फाइबर जो है उसका एक्शन किस तरह से होगा? जो आपकी थिन फिलामेंट है उसके साथ एक फिलामेंट का हेड, मायोसिन का जो हेड है वो कांटेक्ट में रहेगा, जो इसकी बाइंडिंग साइट है। जो आपका थिन फिलामेंट है वो आगे ट्रैवल कर सकता है, पीछे ट्रैवल कर सकता है, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर सकता है। और जब भी ये होगा, रिलैक्सेशन के वक्त कभी एनर्जी यूज नहीं होगी, बट अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है तो एटीपी को यूज करके ही वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। इस तरह से आपका पूरा मसल फाइबर का, या ये कहें कि मसल के अंदर जो एक यूनिट है उसका काम चलता है, और कुल मिला के उससे तब जाके आपका फाइनली, अगर आप फर्स्ट वाला डायग्राम याद करें, ये अलग अलग मायोफिब्रिल के अंदर ये सारा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, तो ओवरऑल हमें सामने से खाली ये दिखाई देगा कि हमारा हाथ पीछे हट गया है, और ये जो आपकी मसल बाहर से आपको एक शेप में नजर आ रही है, ये पूरी मसल आपकी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, और आपका हाथ पीछे खींच लिया जाएगा। इस तरह से आपका मसल का पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये वाला मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, रिलैक्स कंडीशन में कैसा होगा और कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में कैसा होगा। देखो यहाँ पे डायग्राम आप देखोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा।
जो ऊपर की जेड लाइन है, जेड लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये एक लाइन है पूरी, ठीक है। अब ये सैक्रोमर है। जब थिक और थिन फिलामेंट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये जो आपकी थिन फिलामेंट है यहाँ पे कोलैप्स कर गया, जबकि यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में थिन फिलामेंट्स के बीच में गैप है ना। अब जब ये आपस में एक दूसरे को खींचेगा, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, मतलब जो थिक फिलामेंट है वो इनको स्लाइड कराएगा अपने ऊपर, इधर की तरफ स्लाइड होंगे। तो क्या होगा, थिक फिलामेंट का जो हेड है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी रिलैक्स कंडीशन में तो बाहर की तरफ है, एटीपी को यूज करके ये अंदर की तरफ टर्न करेगा, और ऊपर वाले जो इसके थिन फिलामेंट्स है उनको अपनी तरफ आगे की तरफ स्लाइड करेगा। यहाँ पे इसकी लेंथ कंपैरेटिवली छोटी हो जाएगी, यहाँ डायग्राम में बराबर दिखाई हुई है, बट एक्चुअल में क्या होगा, ये लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये यहाँ पे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। मेन चीज ये है कि यहाँ पर थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट्स जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको गैप देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर गैप है तो यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन है, अगर गैप नहीं है तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, यानी कि जिस वक्त आपने कोई हैवी वेट कैरी किया हुआ है, जिस वक्त आपकी मसल एक्टिव है, उस वक्त पे क्या कंडीशन होती है थिक और थिन फिलामेंट्स की। जो बात अभी मैं बोल रही थी, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर समझ के चलेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये हमारी एक मसल है, इस मसल में क्या हुआ है एक एक करके देखते रहेंगे और समझते रहेंगे चीजों को। यहाँ पे जो येलो कलर का आपको एक मटेरियल दिख रहा है, ये क्या है, आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से जो आपका न्यूरॉन अटैच्ड है, पीछे जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें सिग्नल मिलने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं कि ये उस सिग्नल को छोड़ेगा, ये उस सिग्नल का एंटीना है। जैसे हमारे फोन में सिग्नल आता है, अगर कोई हमें कॉल करता है तो वो कॉल पर्टिकुलर हमारे फोन में डायरेक्ट तो नहीं आती, बीच में बहुत सारे नेटवर्क से गुजरती है, बहुत सारे एंटीना से गुजरती है, सिग्नल बहुत सारे आपके बीच बीच में, ये कहें कि पावर हाउस होते हैं जो उसको एक्सेलरेट करते हैं। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको एक्सेलरेट करते हैं सिग्नल को जो ब्रेन से आया है। और यहाँ पे जो रेड रेड आप डॉट्स देख रहे हैं, ये आपका एसिटाइल कोलाइन है जो उस सिग्नल को लेके आएगा, उस मैसेज को लेके आएगा कि अगर एसिटाइल कोलाइन मसल तक पहुंचा है, इसका मतलब क्या है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये बेसिकली एक तरह से डिकोडिंग है इस केमिकल की, और ये डिकोडिंग कौन करता है, जो मसल के साथ रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं ना, मसल के साथ जो ये प्रोटीन के रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं, जब इन तक एसिटाइल कोलाइन पहुंचेगा तब आगे की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, नर्वस सिस्टम से। यानी कि जो आपका न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का एक पार्ट होता है एक्सॉन, वो एक मोटर सिस्टम की तरह काम करेगा, ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, ब्रेन से जो सिग्नल आएगा उसकी वजह से कुछ केमिकल रिलीज करेगा। ये केमिकल कहाँ तक पहुंचेंगे, मसल की सरफेस तक। मसल की सरफेस तक पहुंचे, यानी कि जो बाहर वाली इसकी शेप आपको दिख रही है जहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये टी ट्यूब्यूल्स जो थे, यहाँ पे देखो इनका काम स्टार्ट हो जाता है। टी ट्यूब्यूल्स ये होल जैसा था ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये अंदर आने के लिए अलाउ करेगा एसिटाइल कोलाइन को, तो ये अंदर आएगा एसिटाइल कोलाइन। उसके बाद जैसे ही ये अंदर आएगा, रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये टी ट्यूब्यूल से होता हुआ सिग्नल अंदर आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जैसे ही टी ट्यूब्यूल से अंदर आएगा आपका, तो यहाँ पर सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आपका Ca पॉजिटिव 2 आयन ये पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा सा उसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो चीजों को आप लोग समझ पाएंगे इजीली, इसलिए उनको बताया गया है। सिग्नल यहाँ से आया, न्यूरॉन से मसल तक पहुंचा, मसल तक पहुंचने के बाद टी ट्यूब्यूल से यहाँ से होते हुए आपका एक मटेरियल अंदर आ जाएगा जो एसिटाइल कोलाइन का है। जब वो मटेरियल अंदर पहुंचेगा, तो अंदर पहुंचने के बाद जो मसल के अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, जो ट्रोपोनिन है, मायोसिन है, जो भी अभी हमने देखा, इन सब के प्रति एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में Ca पॉजिटिव 2 रिलीज करेगा। सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, जैसे आपके सेल के अंदर ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही मसल के अंदर सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस यहाँ पे आएंगे सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के ट्रोपोनिन नाम का जो ये आपका थिन फिलामेंट में एक बना हुआ था रिसेप्टर जैसा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ट्रोपोनिन में ये अटैच होगा, उसके बाद ही एटीपी के साथ कनेक्ट होके ही पीछे की तरफ खिसक सकता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे ये Ca पॉजिटिव 2 आयन इस सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जनरेट ना किया जाए, तो ये थिक और थिन फिलामेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेंगे।
लेकिन जैसे ही Ca+2 आएगा, यहाँ पर इसको सिग्नल मिलेगा, किसको? थिन फिलामेंट को। तो थिन फिलामेंट अपने ऊपर स्लाइड कराएगा एटीपी को यूज करते हुए, और थिक फिलामेंट पीछे की तरफ आ जाएगा, जिससे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है, 5 स्टेप्स हैं जिनमें आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम का जो एक जंक्शन पॉइंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां से एक सिग्नल भेजा जाएगा एसिटाइलकोलाइन। उस सिग्नल के आते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और टी ट्यूब्यूल आपका, टी ट्यूब्यूल से होते हुए जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयंस को जनरेट करेगा। कैल्शियम आयन जैसे ही जनरेट होंगे तो जितना भी साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड यहाँ पे सराउंडिंग में है उसमें ये कैल्शियम आयन फैल जाएगा। थिक और थिन फिलामेंट्स के थिन वाले पोर्शन में जो ट्रोपोनिन था उसके साथ ये अटैच होगा। अटैच होते के साथ ही थिक फिलामेंट एटीपी को यूज करते हुए पीछे की तरफ स्लाइड करेगा और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस तरह से 5 स्टेप्स में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपकी मसल काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ये था प्रोसीजर, किस तरह से मसल काम कर रही है। इतना डीप में अगर हम इसको ना भी याद रख पाए तो भी हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मसल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल के अंदर जाके आपका थिक और थिन फिलामेंट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मसल्स हैं सामने से दिखने में जो केवल स्किन जैसी लगती हैं, इनका मेन काम क्या क्या था, सभी लोग एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। मसल्स विल इनेबल अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स। अगर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो हम अपने पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट को हिला नहीं सकते हैं। हम पर्टिकुलर मसल्स की वजह से अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोर की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप 6 पैक एब्स बना सकते हैं। अगर बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो आप बाइसेप मसल्स को बना सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स आप मसल्स को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रेगुलर प्रैक्टिस। These muscles will help to protect and keep in place your abdominal organs। जितने भी आपके abdominal organs हैं, जैसे कि आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, यानी कि लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सभी चीजों को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम करती हैं मसल्स। आपकी बॉडी का अच्छा पोस्चर मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करती हैं, मसल की स्ट्रेंथ। एंड व्हेन you have to do something, your muscles will contract, heat up your body, and then you can do that work. For example, अगर आप किसी क्रिटिकल कंडीशन में हो, सपोज करिए आप के पीछे अचानक से कोई कुत्ता पड़ जाए और आपको नहीं पता है कैसे बचना है, तो आपके पास जस्ट एक ऑप्शन होगा कि आप भागने लगेंगे। भागने के लिए, रन करने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तभी आप रन कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी कि आप भाग पाए। सो मसल्स विल जनरेट द बॉडी हीट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एंड उस हीट की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। रनिंग करते हुए जिस तरह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओवरऑल पूरी बॉडी में सॉरी ओवरऑल पूरी बॉडी में लगभग 600 स्केलेटल मसल्स होती हैं, और पूरी बॉडी में 150 ऐसी हैं जो हेड और नेक में ही होती हैं मसल्स। ठीक है, इन सभी के नाम हमें याद नहीं करने हैं, तो नाम को लेके चिंता नहीं करेंगे। यामिनी का क्वेश्चन है 3rd पॉइंट। यामिनी, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अपने प्लेस पे बनाए रखने का मीनिंग ये है, आपका जो पेट वाला एरिया होता है, रिब्स के जस्ट नीचे, जहां से जो आपका नाभि वाला हिस्सा है, अगर आप देखेंगे बाहर से आपको एक मसल का स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब जिसको हम पेट बोलते हैं हिंदी में, पेट वाला जो हिस्सा होता है या कमर वाला जो हिस्सा होता है, उसके जस्ट पीछे कोई भी आपको हार्ड सरफेस नहीं मिलेगी, केवल एक आपकी स्पाइन मिलती है और जितने आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मिलते हैं। जैसे आपकी किडनी हो गई जो स्पाइन साइड पे अटैच्ड रहती है, लेफ्ट राइट थोरेसिक के साइड पे। फ्रंट साइड में आपका एब्डोमेन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है। ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ, चाहे आपकी किडनी है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सभी बहुत स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। अगर ये स्मूथ मसल्स के बने हैं और ऊपर से कोई अचानक से प्रेशर पड़ता है तो ये डैमेज हो सकते हैं।
और क्योंकि स्मूथ मसल्स के हैं तो इनको अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए बीच में कोई हड्डियों का स्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि पेट की जगह पे कोई और हड्डी नहीं होती ना, रिब्स खत्म होती हैं, उसके बाद आपकी सीधा पेल्विक बोन स्टार्ट होती है। बीच वाला जो एम्प्टी पोर्शन है वहीं पे आपके बॉडी के मेन ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी के, बट उनको अपने प्लेस पे मेंटेन करके रखने के लिए केवल और केवल मसल्स ही होती हैं। अगर वो मसल्स उन ऑर्गन्स के बीच में ना हो तो वो डिसलोकेट हो सकते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि नाभि उतर गई है, क्यों? क्योंकि अंदर मसल्स का कुछ मिसमैच हुआ है जिसकी वजह से मसल्स डिसलोकेट हो गई हैं। बट उन मसल्स का काम क्या है? अंदर एब्डोमेन के जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाए रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन को बनाए रखना, आपका जो एब्डोमेन है उसके पोस्टीरियर पार्ट में किडनीज को सेट करके रखना। अगर ये शेप्स ऐसी ना रहें या फिर ये थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो फंक्शंस जो है बॉडी के वो गड़बड़ हो जाते हैं। और ये काम आपका मेन करती है मसल्स। जो पेट की मसल्स होंगी, जैसे आपकी ऑब्लिक मसल्स हैं, ट्रांसफर मसल्स हैं, अभी हम इसको आगे देखेंगे किस किस तरह की मसल्स होती हैं, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। तो मेन काम इनका क्या है? एब्डोमिनल पार्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर, एग्जाम्पल यूरिनरी सिस्टम के जितने आपके ऑर्गन है, किडनी है, यूरेटर है, यूरेट्रा है, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने आपके ऑर्गन है जैसे कि एब्डोमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी को उनके प्लेस पर, उनकी जगह पर बनाए रखने का काम, साथ साथ उनके प्रोटेक्शन का काम मसल्स ही करती है। इज इट क्लियर यामिनी? तो टोटल हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती है। कौन कौन सी? कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये पॉइंट हमने टिश्यू के टाइम पे भी एक बार एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद ना हो टिश्यू को हम कर चुके हैं, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। जब हमने टिश्यूज पढ़े थे तो वहां पे हमने लास्ट में नर्वस टिश्यूज को छोड़ दिया था और मस्कुलर टिश्यूज को हमने छोड़ दिया था, बिकॉज ये बात आई थी कि इसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मसल जो है वो मस्कुलर टिश्यूज जो है उनसे मिलकर ही आपकी मसल्स बनी होती हैं, यानी कि मसल फाइबर या फिब्रिल जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो सब आपके मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जितने टाइप के होंगे उतने ही टाइप की आपकी मसल्स होंगी। तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के थे, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। वही 3 टाइप की आपकी मसल्स होंगी, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। ठीक है, 3 टाइप की इसमें सेल होंगे, कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल और स्मूथ मसल सेल। जैसे आप सामने डायग्राम में ही देख पा रहे होंगे, डायग्राम अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहीं से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि स्मूथ मसल सेल की जब हम बात करते हैं तो इसकी शेप देखो कैसी है, शेप इसकी अलग है। स्केलेटल मसल सेल को आप देखोगे तो इसकी शेप थोड़ी रिजिड है, सॉलिड जैसी है। कार्डियक मसल सेल जो है उसके बीच में आपको गैप्स देखने के लिए मिलेंगे। इन गैप्स की वजह से ही कार्डियक सिस्टम जो है वो एक्सपेंड एंड कोलैप्स कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो थोड़ी सी हार्ड दिखेंगी आपको। हार्ड दिखने का मतलब क्या है? जो हड्डियों के ऊपर की मसल्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं कंपैरेटिवली। और स्मूथ मसल्स जो आपको बाहर के किसी भी ऑर्गन में नहीं दिखती हैं, जैसे कि आपका जो एब्डोमेन वाला पोर्शन है। अगर आप देखें एब्डोमेन, चाहे किसी का पेट कितना भी हैवी हो, मोटा कितना हो, लेकिन पेट वाला जो मसल्स हैं वो हमेशा सॉफ्ट रहती हैं कंपैरेटिव टू आपके हाथों की मसल्स या पैरों की मसल्स के। पेट की मसल्स क्योंकि अंदर जो उसके ऑर्गन है वो स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। नाम ही उनका स्मूथ इसलिए रखा है क्योंकि उसका फंक्शन जो है उसके आधार पे उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो मेन 3 कौन कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। तीनों का एक कैटेगराइजेशन और है जो स्केलेटल मसल्स हैं। अगर आप उसके डायग्राम देखें तो यहाँ पे स्ट्रिप जैसा डायग्राम आपको दिखेगा, इसलिए स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स आपके वॉलेंट्री एक्शन में नहीं है, यानी कि आप अपनी इच्छा से उसे मूव नहीं कर रहे हो। आपका जो डाइजेशन है वो तो अपने आप चल ही रहा है ना, उसको आप अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहे हो कि अभी मुझे डाइजेस्ट करना है खाना, अभी मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं करना है। तो इन मसल्स का काम अपने आप इनवॉलेंट्री चल रहा है, इसलिए स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं। जबकि स्केलेटल या स्ट्रिप्ड मसल्स जो हैं वो हमारी इच्छा से ही मूव करती हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो या कोई ऐसा सेंस आपके शरीर को ना मिले कि हाथ को हटाना है, तो हाथ की जो मसल्स हैं या पैर की जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर कवर्ड हैं, आपके हड्डियों को कवर करके रखी हुई हैं, प्रोटेक्ट करके रखी हुई हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ना ही ये मसल्स आपके हाथ को पीछे खींचने में कैपेबल होंगी अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है। सो मीन्स टू से वी हैव 3 टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल और स्ट्रिप्ड, जो कि वॉलेंट्री मसल होती हैं यानी कि ऐच्छिक मसल्स होती हैं,
स्मूथ जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती है यानी कि अनैच्छिक होती हैं, और कार्डियक मसल ये भी इनवॉलेंट्री के अंतर्गत आती है, और इसकी थोड़ी सी कैटेगरी अलग आ जाती है क्योंकि ये स्ट्रिप्ड भी है और इसमें जो फंक्शन है वो स्मूथ मसल जैसा भी हो रहा है। स्मूथ मसल हमने देखा ना, अपने आप कोलैप्स कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, जैसे हमारे पेट की मसल्स होती हैं। लेकिन इसका जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर जो आप देखोगे वो लगभग स्केलेटल मसल जैसा है, यानी कि कार्डियक मसल होती इनवॉलेंट्री है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का मिक्सचर है, स्केलेटल मसल की तरह भी है और स्मूथ मसल की तरह भी है। तो इन तीनों को अभी हम एक एक करके डीप में देखेंगे।